हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर आज शुरू करेंगे अपने नए टॉपिक से जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसके अंदर बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड क्विकली कि जो बॉन्ड होता है ना, ये बॉन्ड शब्द का मतलब होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड शब्द का मतलब क्या हो जाता है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब सीधी सी बात है, केमिस्ट्री के अंदर एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये किन के बीच में हो सकती है? एटम्स के बीच में हो सकती है या तो फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकती है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम्स के बीच में है तो इन्हें इंटर एटॉमिक फोर्सेस का नाम दिया जाता है। ठीक है, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम्स के बीच में है, दो एटम्स के बीच में, तीन एटम्स के बीच में है, तो इसे कहा जाता है इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, या फिर इंटर एटॉमिक बॉन्ड ऐसा कहेंगे तो भी चलता है। और ये तीन तरह के हमको पढ़ने हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड। करेक्ट, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवेलेंट बॉन्ड ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर ये अच्छे से समझ गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ आयोनिक बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसके अंदर ये सब कवर करेंगे। अगर मैं बात करूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे दो कंपाउंड के बीच में हो गया है ना, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो गया, तो उन्हें कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये 5 तरह के होते हैं जो इस टॉपिक में हम कवर नहीं करेंगे। ये आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब आप 11th स्टैंडर्ड में आ जाओगे। करेक्ट, अभी हम सिर्फ बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। क्लियर? अभी आपको मन में आएगा किस तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, क्यों, वाई ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता किधर से, क्यों आता है? ठीक है, तो रीजन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसलिए आता है ताकि एटम हो या मॉलिक्यूल हो, उसको क्या मिलना चाहिए बेटा? स्टेबिलिटी मिलना चाहिए। करेक्ट। अब दूसरी बात यह है कि सर क्या स्टेबिलिटी ही एक फंडा है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेके आता है? नहीं, शेप, साइज, मास, ओरिएंटेशन, ये भी सब फंडे हैं, पर ये सेकेंडरी है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। द बेसिक एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन इज स्टेबिलिटी। नाउ स्टेबिलिटी कैसे आती है ना? कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, ये सबसे पहली थियरी है लाइफ में जो आपको स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देती है। क्या कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट एक ही ऐसी चीज है जो स्टेबिलिटी को कंप्लीट एक्सप्लेन करती है? नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, बट ये सबसे फोरमोस्ट है। आप जैसे केमिस्ट्री में एंटर करते हो तो सबसे पहले ये पढ़नी चाहिए आपको, कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। तो आपको तो पता ही होगा ऑक्टेट रूल क्या होता है ना? द आउटर मोस्ट ऑर्बिट मस्ट कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स। बाहरी शेल में एटम के हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी, ये ऑक्टेट रूल कहता है। इस ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए ही मॉलिक्यूल है वो अपने बिहेवियर में, या एटम है वो अपने बिहेवियर में चेंजेस लाता है, और जिसी की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, और जिसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो पा रहा होगा। कुछ एक्सेप्शन है जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। बेटा इनके पास एक ही शेल होता है और सबसे पहले शेल के अंदर ना सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। इसके लिए इसके अंदर ऑक्टेट रूल तो अप्लाई नहीं होता है, बट ड्यूप्लेट रूल अप्लाई होता है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, बाकी सभी एटम्स के लिए ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब जरूरी थोड़ी है ना हर एटम के अंदर आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा तो नहीं है। सिर्फ नोबल गैसेस, कौन? नोबल गैसेस। ठीक है, सिर्फ यही जो एलिमेंट है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अलावा जितने भी एटम है उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते नहीं है बाहरी शेल में। तो उनको कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स का या तो ट्रांसफर करता है या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है या तो शेयर करता है। कौन? एटम। क्यों करता है? ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट कंप्लीट होने से क्या हो जाएगा? उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। समझ में आया यहाँ तक? करेक्ट। तो ये जो अगर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने वाला फंडा आता है तो याद रखना इट विल इन्वॉल्व चार्जेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के खुद के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी और नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे दिखाई पड़ने लगेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, इसका मतलब ट्रांसफर नहीं होता, तब क्या होगा? आपको कोई चार्जेस दिखाई नहीं देंगे। तो शेयरिंग जब होगी तब कोई भी चार्ज इन्वॉल्व नहीं होगा, और शेयरिंग होगी तब चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप ये फंडा आपको क्लियर पड़ रहा होगा। चलो अब फटाक से शुरू करते हैं अपना फर्स्ट फंडा, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। लेट अस स्टडी आयोनिक बॉन्ड। चलिए, तो मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, एक एक बात को नोट करते जाना, नोट्स बनाते जाना। देखो, आयोनिक बॉन्ड बोलो या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलो, एक ही बात है।
ठीक है। अब ये आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। ये कहां पाया जाता है, वेयर इज इट फाउंड, तो याद रखना ये कहां पाया जाता है, इट इज फाउंड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। कहां पाया जाता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में पाया जाता है, ठीक है। क्यों पाया जाता है, ठीक है, इसका आंसर क्या है, मेटल की टेंडेंसी होती है, टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो नॉन मेटल है इसकी टेंडेंसी क्या होती है, टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन खोना चाहता है और नॉन मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पाना चाहता है। इसका रीजन क्या होगा, ऑब्वियसली ऑक्टेट रूल। कभी भी इलेक्ट्रॉन का लेना देना, खोना पाना कब हो सकता है, जब उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबिलिटी पानी हो, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबिलिटी पानी है तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और नॉन मेटल्स किसी और के इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कौन से इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी क्या, वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी बात करते हैं। तो जो मेटल होता है इनके जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एक होते हैं, या तो 2 होते हैं या तो 3 होते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या तो 5 होते हैं, या तो 6 होते हैं, या तो 7 होते हैं, या तो 4 भी होते हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होता है। तो ध्यान से सुनना, अगर आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो डोनेट कर देगा यानी लूज कर देगा, ठीक है, और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। 2 है तो वो भी लूज करके कंप्लीट करेगा, 3 है तो वो भी लूज करके कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। अब 4 है तो वो 4 गेन कर लेगा, 5 है तो 3 गेन कर लेगा, 6 है तो 2 गेन कर लेगा, 7 है तो 1 गेन कर लेगा और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। ये टेंडेंसी किसके पास होती है बेटा, नॉन मेटल के पास में होती है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, ऑब्वियसली ये गिव और टेक या लूज या गेन, ये जो भी फंड है इसका रीजन क्या है, ऑक्टेट रूल, ठीक है, या फिर ऑक्टेट रूल स्टेबिलिटी, या फिर ऑक्टेट स्टेबिलिटी भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, व्हाट इज द इफेक्ट, ठीक है। इफेक्ट इज प्रोडक्शन ऑफ आयन्स। कैसे सर, मेरे को नहीं समझा, देखो हाउ, है ना, प्रोडक्शन ऑफ आयन्स कैसे हुआ, हाउ। जैसे अगर मैं कहूं मेटल, तो ये जो मेटल है अपने आउटर मोस्ट शेल में 1 या तो 2 या तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा होगा, इसको स्टेबिलिटी पानी है, तो इसका टेंडेंसी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। तो मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा, तो मेटल तो रहेगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और अपने अंदर से ये इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे रहा है। देखो ये मेटल है, यह भी मेटल है, बस इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गया है। अगर नेगेटिव चार्ज निकल गया तो इस पर चार्ज क्या बचेगा, पॉजिटिव, तो इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो +1 चार्ज, अगर n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते तो n+n चार्ज आ जाता, अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकल जाते 5 चार्ज आ जाता प्लस में, है ना, इस तरह से। तो अभी के लिए मैं सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ कि इसमें से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो इस पर n का चार्ज आ गया, तो मेटल जो था वो मेटल आयन बन गया। क्या बन गया बेटा, मेटल आयन बन गया। सेम में बेटा नॉन मेटल है अपने पास में, ठीक है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो नॉन मेटल पे पहले कोई चार्ज नहीं था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद में ये रहेगा तो नॉन मेटल ही, ठीक है। लेकिन नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर एक्सेप्ट करने की वजह से इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, करेक्ट। इसमें से इसने नेगेटिव चार्ज को निकाल दिया तो चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। इसने अपने अंदर नेगेटिव चार्ज को ले लिया तो इस पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। सीधी बात है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो n टाइम्स नेगेटिव चार्ज आता। तो ये जो नॉन मेटल था अब वो बन गया नॉन मेटल आयन, है ना। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, एटम्स के ऊपर चार्ज नहीं होता है, चार्ज आ गया एटम्स के ऊपर तो उन्हें आयन कहते हैं। और आप तो जानते ही है ना कि अगर आयन है और पॉजिटिव चार्ज है तो इन्हें प्यार से कैटायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैटायन। और अगर आयन है और नेगेटिव चार्ज है तो इन्हें प्यार से एनायन कहा जाता है ना। ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो ये इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ठीक है, इफेक्ट की वजह से आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ध्यान से देखना, ऑपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ऑब्वियसली मेटल अगर पॉजिटिव हो जाएगा, नॉन मेटल अगर नेगेटिव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के लूज और गेन करने के बाद, तो वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, याद रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी रखा गया है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये बॉन्ड बनता है, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो सर आयनिक ऐसा नाम क्यों रखा है, आयंस प्रोड्यूस हो रहा है ना,
एक बार आयंस प्रोड्यूस होंगे फिर वो अपने दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। ये इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बनता है कैटायन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके आयन बनता है एनायन, और जब ऑपोजिट चार्ज होते हैं तब एक दूसरे को ये दोनों अट्रैक्ट करके एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं, तब मैं उसको कहूंगा आयोनिक, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहूंगा आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो बताओ डेफिनेशन क्या हो जाएगा आयोनिक बॉन्ड का या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का, तो आप क्या कहेंगे? इट इज, क्योंकि हर बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो आयोनिक बॉन्ड भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो डेफिनेशन में लिखना चाहिए इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, बोलो, पॉजिटिवली चार्ज, कौन है बेटा पॉजिटिवली चार्ज? कौन होता है? मेटल, आयन, एंड नेगेटिवली चार्ज कौन होता है? नॉन मेटल आयन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इन बॉन्ड से जो बने हुए कंपाउंड होते हैं उन्हें कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं उन्हें? आयोनिक कंपाउंड, याद रखना है ना। कंपाउंड फॉर्म्ड बाय आयोनिक बॉन्ड आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड, आर कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड। इसका एक जनरल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सारे के सारे इन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, है ना, ये बेस्ट एग्जांपल है इसका। सारे के सारे कौन बेटा? इन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ठीक है, तो चलिए अभी आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड जो होते हैं इनका कुछ एग्जांपल देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं, है ना। इलस्ट्रेशन करके मैं बताऊंगा कि कंपाउंड कैसे बनते हैं आयनिक बॉन्ड की मदद से, और फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा कि जो भी कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है वो कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज बताता है, और वो प्रॉपर्टीज क्या है, राइट। ओके, सो अब इलस्ट्रेशन करके बताता हूं कि कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स बाय आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो, तो फर्स्ट एग्जांपल सबसे आसान वाला आपने पहले भी सुना होगा, हम लोग लेंगे सोडियम क्लोराइड NaCl का एग्जांपल लेते हैं, कैसे बनता है। तो इसको लिखने का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। ठीक है, उस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इसके अंदर दो एटम है, सोडियम, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर है इसका 11, तो 2, 8, 1। ठीक है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, करेक्ट। और दूसरा आइटम कौन है इसके अंदर? क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17, तो कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 2, 8, 7। ठीक है, तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 7 हो गए। तो अब क्या करना है? नेक्स्ट अभी ऑक्टेट रूल अप्लाई करके इसके अंदर ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। देखिए, अगर हम लोग ऑक्टेट रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है, ऑन सोडियम, तो बोलो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो अपने आप को इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो ये शेल है बाहरी शेल, वो चली जाएगी, आउटर मोस्ट शेल क्या बन जाएगी? 8, तो ये स्टेबल हो जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब सोडियम क्या करता है? लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, ऐसे लिखता हूँ, लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिमिलरली क्लोरीन देखो, ये अभी 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट थोड़ी कर देगा, ये किसी और से 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो 7 से 8 हो जाएगा नंबर आउटर मोस्ट शेल का, और इसका ऑक्टेट भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो क्या लिखना चाहिए? क्लोरीन गेन्स, बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो अभी अगर मैं इसका रिएक्शन फॉर्म लिखूं तो कैसे लिखना चाहिए इसको? रिएक्शन फॉर्म में मेरे को कैसे लिखना चाहिए? ऐसे लिखना चाहिए कि सोडियम जो है, करेक्ट है, ये अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ठीक है, इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1 होता है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। ठीक है, तो ये सोडियम बन जाएगा, क्या हो जाएगा? सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन खो दिया तो 1 प्लस चार्ज आ जाएगा कि नहीं? इस तरह से, करेक्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने खो दिया। अब अगला रिएक्शन मुझे क्या लिखना चाहिए? क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो ये जो है वो क्लोरीन एटम था, इसने क्या करना है? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, तब जाके ये बन जाएगा क्लोरीन, और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं? पर पहले चार्ज क्या था? 0। अब नेगेटिव चार्ज उसने एक्सेप्ट किया, इसके लिए इस पे चार्ज क्या रहेगा? -1, करेक्ट है कि नहीं? तो देखो, सोडियम के ऊपर +1 आ गया, क्लोरीन के ऊपर -1 आ गया, तो बोलो इस पूरे रिएक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किनके बीच में आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा कि इन दोनों के बीच में आएगा? ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में आएगा, कैटायन और एनायन के बीच में आएगा। इसलिए ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और बन जाएगा सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड, जो एक आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड से बना हुआ है, आयंस की मदद से बना हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। तो इसको कैसे लिखना चाहिए? करेक्ट है, तो इसका अगर मैं रिएक्शन कंप्लीट करूं तो हमेशा आपको याद रखना, इन दोनों रिएक्शन को हमको क्या करना होता है? ऐड करना होता है। इन दोनों रिएक्शंस को हमें ऐड कर देना होता है। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखो,
कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए? एक। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए? एक। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है सोडियम से क्लोरीन की तरफ, ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर मान लो इसने 2 इलेक्ट्रॉन, मान लो कि इसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होते तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने चाहिए, हाँ क्या? तो ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम होना चाहिए, इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यही इलेक्ट्रॉन इसके पास में ट्रांसफर हो गया। तो देखने वाले को ऐसा लगता है कि सोडियम है, उसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसको डॉट से बता दिया मैंने, और ये जो क्लोरीन है, ठीक है, इसका आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो सोडियम क्या कर देता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर दे देता है। तो सोडियम जो है उसका आउटरमोस्ट शेल में अब कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, +1 चार्ज आ जाएगा। और क्लोरीन जो है उसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 तो था ही, और उसने सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो ये कितने हो गए? 8, और इस पे चार्ज क्या आ गया? -1। तब जाके ये दोनों के बीच में क्या आ जाएगी बेटा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी, बिकॉज चार्जेस आर ऑपोजिट, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इधर से 1 इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी ट्रांसफर हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने दूसरा एग्जांपल लिया मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ऐसा उसका फॉर्मूला है, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सिमिलर मैनर, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 2,8,2। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो कॉन्फिगरेशन 2,8,7, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ऑक्टेट रूल अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या कहता है कि मैग्नीशियम जो है इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 8 शेल हो जाएंगे कंप्लीट, बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा? मैग्नीशियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है, 2 कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट। सेम वे क्लोरीन देखो, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका मतलब क्या? क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिएक्शन फॉर्मेट में लिखूं तो क्या हो जाएगा? देखिए रिएक्शन फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा, यानी 2 बार नेगेटिव चार्ज निकल जाएगा, तो इसका खुद पे चार्ज क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। सेम वे जो क्लोरीन है वो 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, वो 1 ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है ना आउटरमोस्ट शेल में, तो 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या बन जाएगा? क्लोरीन, और उस पर चार्ज क्या आ जाएगा? -1। समझ पाए बात को? लेकिन मैंने आपसे अभी क्या कहा था कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं? 2, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स घुस रहे हैं? 1। नहीं चलेगा, आपको ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहिए बेटा? सेम करना चाहिए। तो ध्यान रखना, आप इसको डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं, पर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हैं। तो डिवीजन वाला फंडा थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके लिए ये जो है इसको मुझे पूरे से मल्टीप्लाई बाय 2 करना चाहिए, ठीक है। तो ये ओरिजिनल रिएक्शन कभी चेंज नहीं होगी। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे क्या हो जाएगा? बोलो, 2 टाइम्स ऑफ Cl, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएंगे? 2 टाइम्स ऑफ Cl माइनस, है ना। इस तरह सबके आगे 2 आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? देखो मैग्नीशियम जो है ना, वो +2 चार्ज लेके बैठा है, 2 क्लोरीन आने वाले हैं उसके पास में, 1 नहीं, कितने आने वाले हैं? 2। एक क्लोरीन इस तरफ लिख लो, एक क्लोरीन इस तरफ लिख लो, इस पे भी -1 चार्ज है, इस पे भी -1 चार्ज है, ये +2 है, इसमें से एक इसको बैलेंस करेगा, एक इसको बैलेंस करेगा, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा आयंस की वजह से, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा आयंस की वजह से, करेक्ट। तो इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 का कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, करेक्ट है। इसको अगर आप इस तरह से देखना चाहो तो भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा हो जाएगा। कैसे बोलो? मैग्नीशियम जो है इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जो क्लोरीन है उसका आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैग्नीशियम से 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है। अभी भी मैग्नीशियम को 1 और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, पर 1 और क्लोरीन लगेगा कि नहीं, है ना। तो मैंने क्या किया? 1 और क्लोरीन लेकर आया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम, दूसरा इलेक्ट्रॉन, वो इस क्लोरीन को दे देगा। तो देखो ये 8 हो जाएंगे, इसके भी 8 हो जाएंगे, और ये 2 निकल गए, तो बाहरी शेल में कितने बचे? 8। तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड का कंपाउंड बना लिया। तो सेम में आप इस तरह से कोई भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता करके आयोनिक बॉन्ड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब तीसरा वाला एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, MgO। चलो बताओ कैसे करेंगे, लेट अस ट्राई। ये जो मैग्नीशियम है इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 2,8,2। एटॉमिक नंबर 12 है तो कॉन्फिगरेशन 282 हो जाएगा। और ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 8।
तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,6। ठीक है, तो ऑक्टेट अप्लाई करते हैं। ऑक्टेट क्या बोलता है, मैग्नीशियम जो है इसने क्या करना चाहिए, लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कि नहीं वैलेंस शेल के, तब आउटरमोस्ट शेल में 8 हो जाएंगे। और ऑक्सीजन जो है उसमें क्या करना चाहिए, 6 है ना, तो 8 करने के लिए 2 को गेन करना चाहिए कि नहीं, ऑक्सीजन मस्ट गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको अगर मैं रिएक्शन फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा, तो मैग्नीशियम पे ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, +2। सेम वे ऑक्सीजन जो होता है इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाके ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -2। ये बनेगा कि नहीं। अब देखो क्या यहाँ पर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, हाँ, क्या यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन घुस रहे हैं, हाँ, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको मिल जाएगा आंसर, एक मैग्नीशियम होगा और एक ऑक्सीजन होगा। करेक्ट है। जैसे अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, मैग्नीशियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट है, इसके सामने मैंने रख दिया ऑक्सीजन जिसका आउटरमोस्ट शेल में कितना है, 6, 1 2 3 4 5 6, कितने चाहिए इसको, 2, ये भी इसको डोनेट कर देगा, ये भी इसको डोनेट कर देगा। इसके बाद ये मैग्नीशियम +2 बन जाएगा, ये ऑक्सीजन -2 बन जाएगा। क्रिस क्रॉस करके भी आप कंपाउंड बना सकते हैं कि नहीं, जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है, तो MgO करके कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको कंपाउंड बनाना सिखा दिया जो किससे बनते हैं, आयोनिक बॉन्ड से। ठीक है, आई होप आपको आयोनिक बॉन्ड समझ में आ रहा होगा। अब ये जितने भी कंपाउंड जिसमें आयोनिक बॉन्ड होते हैं, इनके पास में एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, वो सेट ऑफ प्रॉपर्टीज मैं अभी आपको बताता हूँ। चलिए, तो प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर मस्ट बी टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म आयंस। जब तक टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, आयंस जनरेट नहीं होगा, तब तक आयोनिक बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट याद रखना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर टोटली होना चाहिए मेटल से लेके नॉन मेटल तक। ठीक है, क्योंकि मेटल ही डोनेट करता है और नॉन मेटल ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, सिंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, मोस्टली आयोनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज सॉलिड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे तो उनके बीच में स्पेस बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। और कौन मूवमेंट नहीं कर पाता बेटा, सॉलिड जो होता है वो मूवमेंट नहीं कर पाता। इसके लिए मोस्टली आयोनिक कंपाउंड, मैं नहीं कह रहा हूँ सभी आयोनिक कंपाउंड, मैं कह रहा हूँ मोस्टली आयोनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर जाते हैं। ठीक है, अब इसके पास में हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी और हाई बॉइलिंग पॉइंट होगी। सीधी बात है, ये जो कंपाउंड होते हैं आयोनिक बॉन्ड वाले, ये जल्दी से पिघलना नहीं चाहते। ठीक है, जल्दी से उबलना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते, क्योंकि इनके अंदर जो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो हाई होगी, जिसकी वजह से आपको बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी उनको ब्रेक करने के लिए। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एग्जिस्ट क्यों करते हैं सॉलिड स्टेट में, या हाई मेल्टिंग पॉइंट या हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, तो इन सबका आंसर एक है, सिंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। ठीक है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई क्यों है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो, कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो। ठीक है, ऑलराइट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, यानी ये जो आयोनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं कंडक्ट कर सकते, गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर, ध्यान से देखना। तो इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो स्टेट के हिसाब से चेंज होती है। अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, अगर वो मोल्टन स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर वो एक्वस स्टेट में है, सर एक्वस स्टेट क्या होता है, ठीक है, जब आप आयोनिक कंपाउंड को वाटर में ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डिसॉल्व हो जाएगा और एक सोल्यूशन बना लेगा। क्या बना लेगा, एक सोल्यूशन, और उसी सोल्यूशन को हम कहते हैं एक्वस स्टेट ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड ऑलमोस्ट 99.9% तो पानी के अंदर डिसॉल्व हो ही जाएंगे। शायद एक आधा कोई कंपाउंड हो जो अच्छे से डिसॉल्व ना हो या कम डिसॉल्व हो, पर पानी में मोस्टली आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाता है। ये क्यों हो जाता है, इसका आंसर धीरे धीरे आप जैसे स्टडी करेंगे वैसे वैसे खुलते जाएगा। ठीक है, तो ये डिसॉल्व होने की वजह से इनका एक सोल्यूशन बनेगा जिनको कहते हैं एक्वस सोल्यूशन। तो क्या इन आयोनिक कंपाउंड के एक्वस सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? जी हाँ, बस सिर्फ सॉलिड स्टेट ही कंडक्ट करता नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो कैसे कंडक्ट होती है, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन्स या तो चार्ज, फ्लो होना चाहिए, है ना। आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है, अगर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है और एक जगह पे अटका हुआ है, फ्लो नहीं हो रहा है, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। याद रखना, इलेक्ट्रॉन और चार्ज का फ्लो होना बहुत जरूरी है।
ठीक है, तो ध्यान से देखना, मोबिलिटी यानी फ्लो यानी मूवमेंट ऑफ आयंस इज नेसेसरी फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब देखो आयोनिक कंपाउंड के अंदर आयंस है, मना नहीं किया, आयंस है, पर क्या सॉलिड स्टेट में वो आयंस मूव कर सकता है क्या? नहीं कर सकते। अगर मूव नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, मोल्टन स्टेट में वो पिघल जाएगा, पिघल जाएगा तो उसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है वो मूव हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और वाटर में डालने का डिजोल्व हो गया, अब वाटर फ्लो होता है तो उनके अंदर डिजोल्व हुए आयंस भी फ्लो हो सकते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, एग्जांपल देख लो, नमक ले लो, अगर आपने सिर्फ नमक लिया, ठीक है, तो आपने उसके अंदर अगर वायर रख दिया तो आपको करंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो पिघला हुआ नमक लिया जरूर करंट लगेगा। नमक पानी लिया, ओहो इट इज एक्सीलेंट कैटलिस्ट बोल रहा है, एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, आपने 3 इडियट्स मूवी में देखा है कि नहीं? तो ऐसे सब फंड है। ठीक है, आई होप आपको आयोनिक बॉन्ड बहुत अच्छे से समझ में आया रहेगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट बॉन्ड, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए तो देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा नाम है इसका, ठीक है, वेयर इज इट फाउंड? कोवेलेंट बॉन्ड किधर होता है? ठीक है, इट इज बिटवीन 2 नॉन मेटल्स, है ना, 2 नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है, 2 या 2 से ज्यादा नॉन मेटल्स के बीच में, या फिर नॉन मेटल्स के बीच में जो भी बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। व्हाई इट इज बिटवीन 2 नॉन मेटल्स? बिकॉज इनके पास एक टेंडेंसी होती है, टेंड्स टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स। उसके पास कौन सी टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी होती है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? ऑब्वियसली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, हाउ, कैसे शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स? ट्रांसफर तो समझ में आता है कि एक के अंदर से निकल जाएगा और दूसरे के अंदर चले जाएगा, 100% निकलना 100% आ जाना, इसको ट्रांसफर कहते हैं। पर शेयर कैसे होगा? ठीक है, हाउ इज इट शेयर? तो याद रखना, बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जो उनका आउटरमोस्ट शेल होता है ना, वो एक दूसरे को क्या करता है बेटा? ओवरलैप कर जाता है, और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पाता है? शेयर कर पाता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऐसा कुछ भी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स आयोनिक के फंडे में होता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? वाई ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स करके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर क्यों करना चाहता है? ठीक है, टू अटेन, बोलो, स्टेबिलिटी बाय कंप्लीटिंग, बोलो क्या कंप्लीट करना पड़ता है उसको? ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, या फिर अगर हाइड्रोजन और हीलियम का केस हो तो क्या कंप्लीट करना पड़ता है? ड्यूप्लेट, क्योंकि उनके पास ऑक्टेट का फंडा होता ही नहीं है। तो सर क्या इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता सकते हैं क्या इलस्ट्रेशन से? देखो इलस्ट्रेशन से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है? H2। ठीक है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, 2 हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होने वाला है वो कैसा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कैसा होगा? शेयरिंग वाला बॉन्ड होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना होगा। ठीक है, कैसे बना होगा? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बना होगा। ठीक है, क्यों? टू अटेन स्टेबिलिटी बाय कंप्लीटिंग ऑक्टेट बोलना चाहिए, पर हाइड्रोजन लिखा है तो इस बार ऑक्टेट नहीं बोलेंगे, इस बार क्या बोलेंगे? ड्यूप्लेट। ठीक है, अभी देखो कैसे, ये हाइड्रोजन है, इसका आउटरमोस्ट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 1। तो इसके बाहरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन। सेम वे ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके बाहरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका बाहरी जो शेल है इस तरह से, इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सब गोल गोल घूमते रहता है कि नहीं? ठीक है, और ये जो है हाइड्रोजन, इसका आउटरमोस्ट है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी ऐसा गोल गोल घूमते रहता है। तो क्या होगा? ये जब दोनों मॉलिक्यूल पास में आएंगे, बोलो क्या इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है? नहीं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 ही है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की गरज है। सेम वे इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की गरज है। तो ये दोनों क्या करते हैं? जब पास में आते हैं तो पास में आते 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 ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि इनका जो ये जो ऑर्बिटल होता है, ये जो स्पेस है जहां पे ये गोल गोल घूम रहे हैं, वो ओवरलैप कर जाता है। क्या कर जाता है? ओवरलैप, कुछ इस तरह से कर जाता है। देखो ओवरलैप। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन का था और इस हाइड्रोजन का भी तो इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या होगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अभी मैं आपको समझे इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन को ब्लैक से बताता हूँ और 1 इलेक्ट्रॉन को रेड से बताता हूँ। ठीक है, और ये वाला जो है वो मैं पकड़ लेता हूँ कि ये रेड वाला हाइड्रोजन है। तो अब क्या होगा? देखो दोनों पास में आ गए, दोनों के ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर गए। तो भी जो रेड वाला इलेक्ट्रॉन था वो इसके ऑर्बिटल में तो घूम ही रहा था, पर घूमते 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 क्या हो जाएगा बेटा? ये है ना, वो दूसरे के ऑर्बिटल में भी चले जाएगा। समझ पाए? और सेम में देखो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला वो अपने इसमें तो घूम ही रहा था, लेकिन घूमते घूमते क्या हो जाएगा ना, ये इस वाले में भी चले जाएगा। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसमें और इसमें और इसमें इस तरह से घूमते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो पा रहा है? देखो अगर मैं एक पॉइंट पे इस हाइड्रोजन के बारे में सोचूं तो इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? एक तो खुद का और एक दूसरे वाले का, क्योंकि उसका भी तो इलेक्ट्रॉन उसके शेल में घूम रहा है कि नहीं?
इसका मतलब इसके पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, 2, तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है। सेम वे इस पॉइंट पे इसका भी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, 2, तो इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है। इसलिए इधर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है ना, दोनों मिल बांट के अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे हैं ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करने के बाद। इस तरह का जो बॉन्ड होता है ना बेटा, इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसका नाम कोवेलेंट क्यों रखा गया है, को का मतलब होता है कंबाइन, है ना, कंबाइन, है ना, और वैलेंट का मतलब क्या होता है, वैलेंसी। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी थी बेटा, 1 थी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। इसकी वैलेंसी कितनी थी, 1 थी, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों 1 1 इलेक्ट्रॉन जो है, इन दोनों ने अपने आप को कंबाइन किया और दोनों एक दूसरे के ऑर्बिटल में एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, इसलिए इनको कॉम्बाइन वैलेंसी वाला बॉन्ड भी कहा जाता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ पा रहा होगा। इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा। तो एक बात तो समझ में आती है कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन आया और दोनों एक दूसरे का शेयर कर रहे हैं, यानी मेरे को इसमें डैश बताना चाहिए। ठीक है, दोनों डैश से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कनेक्ट करना चाहिए। तो इस जो डैश है इसको मैं कहूंगा कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये जो डैश है हम कभी भी आयोनिक बॉन्ड में बताते नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर ही नहीं होते। आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 100% एक जन से निकल जाता है और दूसरे एटम के अंदर घुस जाता है। तो यहाँ पे ऐसा होता नहीं, यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ठीक है, याद रखना, ये जो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसा होता है, म्यूचुअल। सर ये वर्ड पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं, म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब क्या, इक्वल शेयरिंग। जब यह हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करने के लिए दिया, तो यह हाइड्रोजन ने भी सामने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए दिया कि नहीं, तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। ठीक है, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को आगे करते हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, इसलिए म्यूचुअल लिखना बहुत जरूरी है। क्लियर, तो अभी देखो, एक कोवेलेंट बॉन्ड, ये देखिए ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन बनाता है और एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन एक कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वो हम आगे आगे देखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाती है कोवेलेंट बॉन्ड की, द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल शेयरिंग होती है, याद रखना। ठीक है, द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between atoms to complete its octet, thereby binding to a force of attraction called as covalent bond। क्योंकि ये भी एक टाइप का क्या होता है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। तो आई होप आपको कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल लेके कोवेलेंट कंपाउंड समझाऊंगा जिसके अंदर ये कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो बोलो, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनको क्या कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड, है ना। कंपाउंड्स दैट हैव covalent bonds are called covalent compounds। ठीक है, जनरली ये क्या होते हैं, नॉन मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली। ठीक है, आगे जाके आप हायर लेवल केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे मालूम पड़ेगा कि मेटालिक वाले भी होते हैं जो कोवेलेंट नेचर बताते हैं और एक्सेट्रा, पर वो सब हायर लेवल की बात है, वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम एग्जांपल लेते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड जो कोवेलेंट कंपाउंड है, यानी जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड है। जैसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ क्लोरीन मॉलिक्यूल। आप ब्रोमीन, आयोडीन को भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं, पर मैं क्लोरीन लेता हूँ। तो इसमें क्लोरीन के 2 एटम हैं, तो मैं एक क्लोरीन के बारे में लिखता हूँ कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है एटॉमिक नंबर 17, इसका जैसे 2, 8 और 7 होगा। करेक्ट है। तो अब क्या होगा, 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल को मेरे को आमने सामने लिखना होता है। कैसे, एक क्लोरीन हो गया, ये दूसरा क्लोरीन हो गया। अब इसके आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एडजस्ट करना है। तो देखो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट कर लिए। सेम वे इधर भी देखो, इसको मैं रेड कलर से बताता हूँ, है ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, ये 7 इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये भी 7 है, इसको भी इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये दोनों क्या करते हैं, अपने जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसको शेयर करते हैं। क्या करते हैं बेटा, शेयर करते हैं। जैसे देखो, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ थोड़ा बांटेगा और ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ थोड़ा बांटेगा। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा, ये जो क्लोरीन है वो कुछ इस तरह से अपना शेल को एक्सटेंड करेगा। यानी देखो, ये 7 इलेक्ट्रॉन को उसके खुद के थे, और ये जो रेड कलर का एक इलेक्ट्रॉन है वो किस क्लोरीन से उसने ले लिया, बाजू वाले क्लोरीन से। तो अब कितने हो गए उसके शेल में, 8 हो गए, तो उसका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, सेम उसी तरह से
अगर इसका शेल देखे तो वो कुछ इस तरह से आएगा, इसके 6 और 7 खुद के थे और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से आया, बाजू वाले क्लोरीन से आया। तो इन दोनों ने क्या कर दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया। तो अब एक पर्टिकुलर शेल को कंप्लीट करेंगे इसके, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 खुद के एक शेयरिंग से आया, और इसके शेल को कंप्लीट करेंगे तो 7 खुद के एक शेयरिंग से आया। तो इस तरह से म्यूचुअली एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद ये अपने बीच में कोवेलेंट बॉन्ड को जनरेट करता है। अब आप देखो इनके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग कितनी हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है। 2 इलेक्ट्रॉन यानी कितनी पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी क्या, एक कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कैसे बताना चाहिए, ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है, इनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ऐसे बताना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल हमने बनाया। सेम वे आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैसे, ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल, 2 ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनने के लिए 2 एटम लगे कि नहीं, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8 है तो 2,6 हो जाएगा। तो देखो कैसे लिखेंगे, एक ये ऑक्सीजन है, एक ये ऑक्सीजन है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब दोनों आमने सामने हो गए। अब देखो 6 है, इसको कितने चाहिए, और 2 चाहिए, तो वो किसके थ्रू मदद मांगेगा, बाजू वाले ऑक्सीजन के थ्रू मदद मांगेगा, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ करेगा, ठीक है। सेम वे इसके पास भी कितने हैं, 6, इसको भी 2 और चाहिए, तो ये बोलते हैं तू भी तेरे आगे की तरफ कर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो इसका जो शेल है वो इस तरह से था कि 6 और ये 2 को भी एक्सेप्ट कर ले, तो अब कितने हो गए, 8। सेम वे ये जो है, ये भी अपने शेल को इस तरह से ओवरलैप करेगा कि नहीं, करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसके भी 8 हो गए, देखो 6 कूद के थे, 2 आए शेयरिंग से, इसके अंदर भी ऑक्टेट कंप्लीट, 6 कूद के थे, 2 आए शेयरिंग से। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, इसका ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट हो गया और ये स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया म्यूचुअल शेयरिंग के बाद। तो हम इसके अंदर काउंट करते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग कितनी हो रही है, 1 2 3 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है। 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर यानी 2 कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कैसे बताना चाहिए, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इसके अंदर एक कोवेलेंट बॉन्ड है और ये दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। जब 2 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं तो इन्हें कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, है कि नहीं, इस तरह से। अब वो डबल हो, सिंगल हो, ट्रिपल हो, कितने भी हो, ठीक है, वो सब किस पे डिपेंड करता है, उसके ऑक्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, इसके अंदर डबल बॉन्ड है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस N2 मॉलिक्यूल, अब इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, कैसे देखो, नाइट्रोजन जो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 7, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2,5। तो एक नाइट्रोजन जो है उसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5। दूसरा जो नाइट्रोजन है उसके भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह से, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन तो है ही, उसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये इससे मदद मांगेगा, बोलेगा भाई तू तेरे 3 इलेक्ट्रॉन थोड़े आगे की तरफ कर और मुझे हेल्प कर। तो ये भी बोलेगा कि नहीं कि हाँ भाई मेरे को भी तो 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तू भी आगे की तरफ कर। अब जब दोनों के शेल ड्रॉ किए तो इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन खुद के थे और शेयरिंग की मदद से 3 और आ गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन होकर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। उसी तरह से ये नाइट्रोजन भी 5 इलेक्ट्रॉन खुद के थे और 3 शेयरिंग से लेकर के अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लेगा ऑक्टेट रूल के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने क्या कर दी, शेयरिंग, और ये क्या हो गया, स्टेबल। तो देखो अगर हम चेक करें तो म्यूचुअल शेयरिंग जो है वो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी कितने पेयर, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कितने, 3 कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कैसे बताना चाहिए, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस तरह से बताना चाहिए। तो इसे कहेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सर ऐसे चौपल, क्वाड्रपल, पेंटापल ऐसा बॉन्ड होता है क्या, देखो ज्यादातर मतलब ऑलमोस्ट 99.99% या तो सिंगल बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्वाड्रपल बॉन्ड ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है। अब क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, इसके लिए अपने को एक चैप्टर सीखना पड़ेगा जिसको कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग, जो कि आने वाला है 11th स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है। आगे जाकर हमको ये भी मालूम पड़ता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ना बेटा, ये 2 टाइप का होता है, एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो सर वो आप क्यों नहीं बता रहे हो, क्योंकि ये सब जो है ना बेटा वो 11th स्टैंडर्ड के स्टडी का पार्ट है। तो सर अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग 11th में जो स्टडी करना है उसके लिए बेसिक्स जो क्लियर होनी चाहिए वो कर रहे हैं,
ठीक है। तो 11 में अगर आप मेरे को आके पूछेंगे कि सर मेरे को तो क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाने नहीं आता है, तो फिर वहां पे आगे का नया कंसेप्ट सीखने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आज हम ये सब बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में अपने को स्ट्रांग रहे अपना बेस, तो हम आगे की चीजें फटाफट ग्रास्प कर सकें। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ पा रहा होगा। अब मैं आपको इन सभी कंपाउंड्स के अंदर ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट के अंदर कुछ नेचर होंगे, है ना। जैसे आयोनिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, वैसे कोवेलेंट का भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन्स शुड बी म्यूचुअली शेयर्ड। जब तक इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर नहीं होंगे उसको कोवेलेंट बॉन्ड नहीं कहा जाएगा। ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस एज कम्पेयर टू आयोनिक बॉन्ड। जितना आयोनिक बॉन्ड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बिकॉज वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ऑब्वियसली वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता जरूर है, नहीं होता ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा लेस है तो ऑब्वियसली इनके जो कंपाउंड होते हैं ये लो मेल्टिंग पॉइंट पे होंगे, लो बॉइलिंग पॉइंट पे होंगे, और सॉलिड सेट एग्जिस्ट करेंगे तो सॉफ्ट सॉलिड्स की तरह एग्जिस्ट करेंगे, ज्यादा हार्ड सॉलिड की तरह एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सर क्या ये जो पॉइंट्स आप बता रहे हैं वो 100% ट्रू पॉइंट है क्या? नहीं बेटा, ये मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में देखा जाता है। जैसे मैं आपको एक एक्सेप्शनल केस बताता हूँ, डायमंड। अब जो डायमंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, बॉइलिंग पॉइंट तो और भी हाई है। ठीक है, लेकिन ये जो सॉलिड स्टेट में आता है डायमंड, वो डायमंड इतना स्ट्रांग है कि उस पर आप हथौड़ा मारेंगे ना तो हथौड़ा टूट जाएगा लेकिन डायमंड नहीं टूटेगा। ठीक है, इतना स्ट्रांग होता है। तो इतना स्ट्रांग कंपाउंड कैसे आया? पर सर उसमें तो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। हाँ, तो इनका जो भी प्रूफ होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड होने के बावजूद भी इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, ये सब आप जैसे जैसे 11th स्टैंडर्ड में प्रोसीड करेंगे ना, ऐसे ऐसे एक एक चैप्टर के अंदर ये खुलते जाएगा। ठीक है, तो एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। तो अगर आपको कोई ये कहे कि लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट और सॉफ्ट सॉलिड होते हैं सारे के सारे कोवेलेंट वाले कंपाउंड, तो हाँ ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, पर कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल कहीं ना कहीं तो जरूर आएगा। ऑलराइट, एनीवे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखते हैं। ठीक है, ये वाले जो कंपाउंड होते हैं इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताना इतना आसान नहीं होता जितना आयोनिक कंपाउंड में होता है। ठीक है, इनका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है वो डिपेंड करता है कि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है कि नहीं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो मोबाइल हो सकते हैं कि नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं। ठीक है, बट अगर हम डायमंड की बात करें, डायमंड तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिल्कुल भी बताता नहीं है। लेकिन हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताता है। यानी इनके अंदर आने वाले जो कंपाउंड्स हैं इनके अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर थोड़े बहुत एक्सेप्शनल केसेस आएंगे, बट दैट इज ओके। ठीक है, अपना काम क्या था, कोवेलेंट बॉन्ड को अंडरस्टैंड करना कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, शेयरिंग कैसे होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और कैसे ये कंपाउंड्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया रहेगा। और तीसरा जो पार्ट है अपना, दैट इज डेटिव बॉन्ड, वो भी मेरे को इस टॉपिक में कवर करना था, पर ये वीडियो थोड़ी और लंबी हो जाएगी, तो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेटिव बॉन्ड को कवर करते हुए आपको मैं सिखाऊंगा कार्बन की दुनिया। ठीक है, कि कार्बन अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओरिजिनल जर्नी। ऑलराइट।